15 दिसंबर 2014 सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को एक कॉल आता है स्पाइस जेट की मैनेजमेंट की तरफ से, जिसमें वो बताते हैं कि कंपनी में एक लिक्विडिटी क्राइसिस क्रिएट हो चुका है और अगर ये ज़्यादा दिनों तक चला तो स्पाइस जेट अपनी सर्विसेज को भी कंटिन्यू नहीं कर पाएगा और ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी को बंद करना पड़ जाए। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से स्पाइस जेट की ऐसी कंडीशन हो गई और फिर कंपनी ने ऐसा क्या किया जिससे कंपनी फिर दोबारा इस सिचुएशन से बाहर निकल पाई और बहुत जल्दी प्रॉफिटेबल भी हो गई। सो इस केस स्टडी में हम यही देखने वाले हैं कि स्पाइस जेट किस तरीके से टर्न अराउंड कर पाया फ्रॉम द ब्रिंक ऑफ कोलैप्स। एयरलाइन इंडस्ट्री में मेजरली दो टाइप की फ्लाइट ही ऑपरेट करती हैं, एक हो गई लो कॉस्ट कैरियर और दूसरी हो गई फुल सर्विस कैरियर। अगर हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखें तो लो कॉस्ट कैरियर सिर्फ बेसिक सर्विसेज ही प्रोवाइड कराता है कस्टमर को, बट फुल सर्विस कैरियर बेसिक सर्विस के साथ साथ फ्री मील और एक्स्ट्रा लगेज जैसी प्रीमियम सर्विसेज को भी प्रोवाइड कराता है और इनके टिकट प्राइस में भी 30% का लगभग डिफरेंस होता है। अगर किसी एक पर्टिकुलर रूट के लिए एक लो कॉस्ट कैरियर अप्रॉक्सीमेटली 4200 रुपीज़ चार्ज कर रहा है, तो वहीं अगर तुम फुल सर्विस कैरियर की बात करोगे तो उसका रेट अप्रॉक्सीमेटली 5400 के आसपास रहेगा। सो बेसिकली अगर देखा जाए तो इन दोनों कैरियर्स की जो टारगेट ऑडियंस है वो बिल्कुल डिफरेंट है। ऑल्दो तुम्हें लग रहा होगा कि मैं यहाँ पर फुल सर्विस कैरियर और लो कॉस्ट कैरियर के बारे में क्यों बता रहा हूँ। वेल, पूरी कहानी की शुरुआत ही यहीं से हुई थी। एयर एशिया नाम की एक कंपनी है जो फुल सर्विस कैरियर की तरह ऑपरेट करती थी, बट उन्होंने डिसाइड किया कि अपने कस्टमर्स को बढ़ाने के लिए वो अपने प्राइसेस को कम करेंगे। लेकिन एक चीज सोचने वाली है कि इस स्ट्रेटेजी से वो अपना रेवेन्यू तो बढ़ा लेंगे, लेकिन इसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो उनके प्रॉफिट पर पड़ेगा और एयरलाइन बिजनेस में प्रॉफिट मार्जिन वैसे ही बहुत कम होता है और अगर आप अपने फेयर्स को कम करते हो तो चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि आप लॉस में ऑपरेट करें। सो एयर एशिया इतना बड़ा रिस्क क्यों लेना चाह रहा था? उसका सिंपल रीजन था लोड फैक्टर। अब इस रीजन को बताने से पहले मैं तुम्हें लोड फैक्टर के बारे में थोड़ी सी बात बता देता हूँ कि लोड फैक्टर होता क्या है। लोड फैक्टर बेसिकली आप ये बताता है कि आपकी फ्लाइट्स कितनी % ऑक्यूपाइड रहती हैं। जैसे मान लो तुम्हारे पास 200 सीट हैं और तुम्हारी टिकट सेल हुई है सिर्फ 160, तो तुम्हारा लोड फैक्टर यहाँ पर आ जाएगा 80% का। सो स्पाइस जेट का लोड फैक्टर उस समय 85.9% हुआ करता था और किसी भी कंपनी का लोड फैक्टर अगर 80% से ज़्यादा होता है तो वो लिटरली बहुत बढ़िया माना जाता है। वहीं फुल सर्विस कैरियर का जो लोड फैक्टर होता है वो जनरली 70 to 75% के बीच में होता है। ऐसे में एयर एशिया का प्लान था कि वो कुछ टिकट्स को डिस्काउंट में सेल कर देंगे और उनका जो लोड फैक्टर है उससे वो इंक्रीज हो जाएगा, जिससे उनका रेवेन्यू बढ़ेगा, बट कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस नहीं बढ़ेंगे, जो एयर एशिया की प्रॉफिटेबिलिटी में काफ़ी हेल्प कर सकता है। ऑल्दो ये बात थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लग रही होगी, लेकिन मैं इस चीज़ को तुम्हें एक एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। अगर कंपनी के पास 200 सीट हैं और कंपनी का जो लोड फैक्टर है वो 75% है, सो बेसिकली 200 सीट्स में से सिर्फ 150 सीट्स का ही टिकट सेल हुई हैं और बाकी की जो 50 सीट्स हैं वो तो खाली रह गई और इन 50 टिकट्स को कंपनी डिस्काउंट पर सेल करने की कोशिश करती है और इसमें से सिर्फ 30 टिकट्स भी सेल हो जाती हैं, तो टोटल कंपनी की सेल्स कितनी हो गई? 180 टिकट्स। अगर तुम कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस देखोगे तो इसमें जो तुम्हारा फ्यूल चार्जेस है वो तो अभी भी उतना ही लगेगा जो पहले लग रहा था और जो प्लेन का किराया है वो भी सेम ही रहेगा। सो लगभग जो तुम्हारे सारे एक्सपेंसेस हैं वो तो सेम ही है, लेकिन यहाँ पर तुमने डिस्काउंट की हेल्प से अपनी टिकट की सेल्स और बढ़ा दी, जिसकी वजह से जो तुम्हारा रेवेन्यू है वो इंक्रीज हो जाएगा। सो यही रीजन था कि एयर एशिया ने प्लान किया कि वो हैवी डिस्काउंट की हेल्प से अपने लोड फैक्टर को इंक्रीज करेगा। लेकिन जो कंपनी ने प्लान किया था वैसा तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन जो इसका असर था वो पूरी इंडस्ट्री पे पड़ा, क्योंकि जब एयर एशिया ने डिस्काउंट दिया तो इंडिगो ने भी डिस्काउंट दिया, इंडिगो ने डिस्काउंट दिया तो उसके साथ साथ फिर एक एक करके हर किसी ने डिस्काउंट देना शुरू कर दिया। और ये डिस्काउंट थोड़ा बहुत नहीं था, ये काफी हैवी डिस्काउंट था। गो एयर हो गया, स्पाइस जेट हो गया, कोई सी भी एयरलाइंस थी वो सब एक एक करके काफी हैवी डिस्काउंट देती जा रही थी। अब इस सब का जो एंड रिजल्ट था वो ये हुआ कि जहां पर एक एवरेज टिकट साइज जो रहता था फुल सर्विस कैरियर और लो कॉस्ट कैरियर का वो था 5400 एंड 4200, वो डिक्रीज होकर 2014 में हो गया 4100 एंड 3600। अब तुम इन दोनों का डिफरेंस देखो कि जहां पर जो प्राइस गैप पहले हुआ करता था 30% का, अब वो प्राइस गैप हो चुका है सिर्फ 12 से 13% तक का। सो बेसिकली पहले ये अलग अलग ऑडियंस को टारगेट कर रहे थे, अब ये सेम ऑडियंस के लिए ही कम्पीट करने लग गए। बट इतना ही नहीं, ये जो टाइमिंग थी ना इनके फेयर वॉर की, ये भी बहुत गलत थी, क्योंकि उस समय जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस थे वो भी एकदम से इंक्रीज हो गए और साथ में जो रुपी था वो भी डेप्रिशिएट हो गया। सो रुपी टर्म्स में अगर हम बात करें तो एविएशन फ्यूल की जो कॉस्ट थी वो 30% से भी ज्यादा बढ़ गई थी और ये बहुत रेयरली होता है कि एविएशन फ्यूल कॉस्ट इतनी ज्यादा बढ़ जाए और इस चीज को कोई सोच भी नहीं सकता था कि एकदम से ऐसा हो जाएगा। और अगर तुम एयरलाइन बिजनेस का मेजर एक्सपेंस देखोगे तो वो सिर्फ फ्यूल का ही एक्सपेंस होता है, मतलब 40% तो उनका एक्सपेंस सिर्फ फ्यूल्स में चला जाता है। सो इन दी एंड इसका असर ये हुआ कि सारी एयरलाइंस को काफी हैवी लॉस फेस करना पड़ा। सेंटर फॉर एशिया पैसिफिक एविएशन की रिपोर्ट ने यह बताया था कि फाइनेंशियल ईयर 2014-15 के सेकंड क्वार्टर में एयरलाइन इंडस्ट्री ने ओवरऑल $500 मिलियन लूज किए थे। अगर तुम इसको रुपी टर्म्स में देखोगे तो उस समय के हिसाब से ये 3000 करोड़ हो जाता है। अब पॉइंट यह आ जाता है कि इस सिचुएशन को जब पूरी इंडस्ट्री ही फेस कर रही थी तो यहाँ पर स्पाइस जेट ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से स्पाइस जेट रिकवर नहीं कर पाया, बाकी सब रिकवर कर पाए। सो स्पाइस जेट ने दो बड़ी गलती करी थी जिसकी वजह से स्पाइस जेट ऐसी कंडीशन में फंस गया था।
पहली मिस्टेक तो ये थी कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेने के चक्कर में कंपनी ने जो स्मॉल सिटीज थी उनके रूट्स पर भी अपने ऑपरेशंस को एक्सपेंड करना शुरू कर दिया, और इस एक्सपेंशन में स्पाइसजेट को और एयरक्राफ्ट्स की जरूरत थी, तो जिसकी वजह से उनकी जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस थी वो और ज्यादा बढ़ती जा रही थी, और ये रूट्स कोई खास प्रॉफिट भी नहीं दे रहे थे, इनफैक्ट इनसे लॉस ही जनरेट हो रहा था। ऐसी कंडीशन जब फ्यूल प्राइसेस भी बढ़ते जा रहे हैं और साथ में इंडस्ट्री में भी फेयर वॉर चल रहा है, ऐसे में अननेसेसरी एक्सपेंशन करने से कोई फायदा नहीं होता है, इनफैक्ट इसका काफी नुकसान ही होता है, और इन दी एंड कंपनी को ये लॉस फेस भी करना पड़ा, क्योंकि इसकी वजह से जो उन्होंने कैरियर्स मंगाए थे उसका जो डेट बर्डन था वो भी उनके पास आ गया। अब इसका जो सेकंड रीजन है वो है जरूरत से ज्यादा डिस्काउंट देना। बाकी सब भी डिस्काउंट प्रोवाइड करा रहे थे, लेकिन स्पाइसजेट हमेशा उनसे ज्यादा डिस्काउंट ही देने की कोशिश कर रहा था ताकि वो अपने लोड फैक्टर को मेंटेन कर पाए। हालांकि उस समय ऐसा हो सकता था कि बाकी सब अगर हैवी डिस्काउंट दे रहे हैं तो कंपनी अगर कंजर्वेटिवली अपने बिजनेस को ऑपरेट करती और अपने टिकट्स पर ज्यादा हैवी डिस्काउंट नहीं देती तो बाद में हैवी लॉस फेस करने के बाद अल्टीमेटली हर कोई अपने फेयर्स को बढ़ाता ही। तो ऐसे में अगर स्पाइसजेट बाद में डिस्काउंट देता और दोबारा से मार्केट कैप्चर करने की कोशिश करता तो ये ज्यादा बेटर रहता, क्योंकि एयरलाइन बिजनेस में अगर तुम कस्टमर लॉयल्टी की बात करोगे तो वो बहुत कम होती है, क्योंकि इन दी एंड कस्टमर उसी को प्रेफर करता है जो उन्हें बेटर डील दे पाए। सो यही दोनों मिस्टेक्स की वजह से स्पाइसजेट के ऊपर हैवी डेट का बर्डन आ चुका था, और इन दी एंड इसका रिजल्ट ये हुआ कि कंपनी अपने पेमेंट्स को भी डिफॉल्ट करने लग गई। जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां थी उसका 14 करोड़ का पेमेंट देना था स्पाइसजेट को, जो कंपनी नहीं दे पा रही थी। सो इन कंपनियों ने भी स्पाइसजेट को एविएशन फ्यूल देने से मना कर दिया, क्योंकि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के साथ पहले भी ऐसा हो चुका था। किंगफिशर के केस में जब गवर्नमेंट के कहने पर कंपनियां फ्यूल तो प्रोवाइड कराती गई, बट जब किंगफिशर फेल हुआ तो जो उन्होंने कंपनियों ने ऑयल प्रोवाइड कराया था उसका उन्हें कभी पैसा मिला ही नहीं। सो इस टाइम कंपनियों ने डिसाइड कर लिया था कि अगर स्पाइसजेट अपना पुराना पेमेंट नहीं करता है तो वो कोई भी एक्स्ट्रा फ्यूल नहीं देंगे। अब यहाँ पर फ्यूल की शॉर्टेज क्रिएट हो चुकी थी, और फ्यूल ना होने की वजह से स्पाइसजेट की जो बहुत सारी फ्लाइट्स थी वो एक एक करके कैंसिल होना शुरू हो गई थी, और साथ में इतना ही नहीं, कंपनी अपने एम्प्लॉयज की सैलरी भी नहीं दे पा रही थी। सो धीरे धीरे करके उनके जो एम्प्लॉयज थे उन्होंने भी रिजाइन करना शुरू कर दिया। उस समय स्पाइसजेट के 400 में से 132 पायलट ने रिजाइन कर दिया था। ओवरऑल अगर तुम देखोगे तो स्पाइसजेट की कंडीशन बिल्कुल किंगफिशर जैसी लग रही थी कि एक एक करके उनकी फ्लाइट्स कैंसिल होती जा रही हैं, और साथ में जो उनके एम्प्लॉयज हैं वो भी एक एक करके छोड़ते जा रहे हैं। बट इसके बाद की जो कहानी है वो किंगफिशर जैसी नहीं है। यहाँ पर स्पाइसजेट फिर दोबारा रिकवर कर पाया था। बट ऐसा हुआ कैसे? स्पाइसजेट के जो प्रमोटर हैं अजय सिंह, उन्होंने पहले कंपनी के कुछ सीनियर मैनेजमेंट में चेंजेस किए, और जो पहले सीईओ थे उनको हटाकर खुद सीईओ की पोस्ट ज्वाइन करी, और स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे कंपनी के अंदर कुछ कुछ चेंजेस करते चले गए, जिसकी हेल्प से कंपनी प्रॉफिटेबल होती चली गई। अब वो कौन कौन से स्टेप्स थे उसी की हम बात कर लेते हैं। अब सबसे पहले कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या थी कि उन्हें एविएशन फ्यूल मिले, क्योंकि अगर फ्यूल नहीं होगा तो बाकी सब कुछ भी करने से कोई फायदा नहीं है। सो इसके लिए मैनेजमेंट ने गवर्नमेंट को अप्रोच किया, और इस वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें एक कॉल की बात बताई थी, वो यही वाली कॉल थी। एविएशन मिनिस्ट्री को इस बात का आइडिया था कि उन्हें जल्दी कोई ना कोई स्टेप लेना पड़ेगा, क्योंकि एयरलाइन इंडस्ट्री में स्पाइसजेट का मार्केट शेयर 13% है, और अगर स्पाइसजेट बैंकरप्ट हो जाता है तो बहुत सारे लोगों को जॉब खोनी पड़ जाएंगी और बहुत सारे लोग जॉबलेस हो जाएंगे, और इसका इम्पैक्ट काफ़ी बड़ा हो सकता है पूरी इंडस्ट्री पर, और साथ में कंज्यूमर्स पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। सो एविएशन मिनिस्ट्री ने एविएशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया और साथ में ऑयल कंपनियों के डायरेक्टर्स को लेटर लिखा और उनसे रिक्वेस्ट किया कि कुछ हफ्तों के लिए क्रेडिट फैसिलिटी स्पाइसजेट की और एक्सटेंड करें, और साथ में जो उनका जो फ्यूल के पुराने चार्जेस हैं उसके लिए भी टाइम लिमिट थोड़ी एक्सटेंड करें। ऑल्दो गवर्नमेंट ने ऑयल के ऊपर जो चार्जेस होते हैं, एयरपोर्ट चार्जेस, टिकट की सेल्स के ऊपर भी जो चार्जेस लगते हैं, उन पर कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया, बट उन्होंने बैंक से रिक्वेस्ट किया कि जरूरत पड़ने पर स्पाइसजेट को 600 करोड़ तक का लोन दें फॉर 8 वीक्स। बट इवेंचुअली स्पाइसजेट को इस लोन की जरूरत पड़ी ही नहीं, और ये चीज़ काफ़ी अच्छी हुई। सो फ्यूल का अरेंजमेंट तो हो चुका था। अब दूसरा स्टेप हो जाता है कि एम्प्लॉय एट्रिशन को रोका जाए, क्योंकि एम्प्लॉयज अगर छोड़ के जाते रहेंगे तो फिर वहां पर फ्लाइट्स को ऑपरेट कैसे किया जाएगा। सो अजय सिंह ने डिसाइड किया कि जो कंपनी की सीनियर मैनेजमेंट है उसकी सैलरी को रिड्यूस किया जाएगा, और उसमें से उन्होंने 20 करोड़ सेव किए। बट इतने पैसे से सारे एम्प्लॉयज को तो मेंटेन किया नहीं जा सकता है, लेकिन एक चीज था कि जो कंपनी का मेन स्टाफ था लाइक पायलट्स, उनकी सैलरी इस 20 करोड़ में फिर भी पे की जा सकती है। सो इस अमाउंट में जितना पॉसिबल हो सकता है उन्होंने उतने एम्प्लॉयज को रिटेन करने की कोशिश करी। अब आ जाते हैं अपने थर्ड स्टेप की तरफ, जो कि था कि नेगोशिएटिंग मेंटेनेंस एंड इंजीनियरिंग कॉस्ट। स्पाइसजेट की जो ज्यादातर एयरलाइंस हैं वो बोइंग कंपनी की तरफ से आती हैं। सो इस क्राइसिस से पहले कंपनी अपने एक्सपेंशन को जब कर रही थी तो उस समय उन्होंने कुछ और एयरक्राफ्ट्स को खरीदा था, और उसके लिए कंपनी को $30 मिलियन एज अ बुकिंग अमाउंट दिया था, जो उन्होंने स्पाइसजेट को वापस रिटर्न कर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि स्पाइसजेट उनका काफी बड़ा कस्टमर है। अगर स्पाइसजेट बच जाता है और स्पाइसजेट बैंकरप्ट नहीं होता है तो आगे जाकर इस चीज़ का फायदा उन्हें इनडायरेक्टली मिलेगा ही मिलेगा। सो वो भी चाहते थे कि स्पाइसजेट बैंकरप्ट ना हो, और इसके साथ साथ स्पाइसजेट ने अपने जो प्लेन्स की मेंटेनेंस कॉस्ट है और इंजीनियरिंग कॉस्ट है वो भी उनसे कम करवा ली। बट ये जो नेगोशिएशन था वो कुछ टाइम के लिए ही था, वो हमेशा के लिए नहीं था, बट स्टिल एटलीस्ट ये चीज़ हेल्पफुल तो रही उनके लिए।
अब ये तो हमारे हो गए 3 स्टेप। अब आ जाते हैं अपने 4 स्टेप पे। पहले तो कंपनी के जितने भी नॉन प्रॉफिटेबल रूट्स थे वो सब कंपनी ने हटाए, क्योंकि पहले तो बीच में कंपनी ने इतना एक्सपेंशन कर लिया था जिसकी वजह से नॉन प्रॉफिटेबल रूट्स बहुत ज़्यादा ऐड होते जा रहे थे। और साथ में अपनी कॉस्ट को कम करने के लिए कंपनी ने अपने कनेक्टिंग रूट्स को और ज़्यादा बढ़ा दिया। ऑल्दो ये सुनकर शायद अजीब लगे, बट कनेक्टिंग रूट्स की हेल्प से कंपनी अपनी कॉस्ट को काफ़ी कम कर सकती है। वेल, ऐसा क्यों है? अगर तुम इसका आंसर जानना चाहते हो तो इसका आंसर तुम्हें ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी में मिलेगा। और ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी पूरी ट्रैवल इंडस्ट्री और डिलीवरी सर्विसेज में काफ़ी यूज़ की जाती है। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो कनेक्टिंग फ्लाइट्स को अगर बढ़ा दिया जाए तो उसमें उनकी जो कॉस्ट है वो काफ़ी कम हो सकती थी। बट इसका एक नेगेटिव इफेक्ट भी था कि कस्टमर ज़्यादातर डायरेक्ट फ्लाइट प्रेफर करते हैं। ऐसे में चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि अगर तुम कनेक्टिंग फ्लाइट्स को बहुत ज़्यादा बढ़ाते जाओगे तो तुम्हारी सेल्स कम हो सकती है। बट यहाँ पर जो कंपनी का मेन मोटो था वो कॉस्ट को कम करना था, और इस तरीके से कॉस्ट को कम करना था ताकि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे ज़्यादा असर न पड़े। सो इस मेथड की हेल्प से कंपनी ने अपने कॉस्ट को कम किया। अब जब कंपनी की कॉस्ट कम हो रही है तो उन्होंने जो कनेक्टिंग फ्लाइट्स थी उनकी उस पर काफ़ी अच्छा खासा डिस्काउंट देना शुरू कर दिया। और साथ में कंपनी ने अपनी जो ऑन टाइम परफॉर्मेंस थी उस पर भी काफ़ी फोकस किया। कंपनी की जो ऑन टाइम परफॉर्मेंस है वो एक टाइम पे हुआ करती थी 80%, जो बढ़कर कंपनी की हो चुकी थी 93.4%, और ये उस टाइम की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस थी। अब ये तो हमारे बाकी के 4 स्टेप्स हो गए। अब ये जो लास्ट स्टेप है वो लिटरली मुझे बहुत पसंद है। पहले स्पाइसजेट क्या करता था कि अपनी बसेस पर, फ्लाइट्स के अंदर जो स्काईलाइन पैनल होते हैं उस पर, और साथ में जो सीट बैक होता है उस पर एडवर्टाइजमेंट करके अपना एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट करता है। ऑल्दो कुछ एयरलाइंस और ज़्यादा भी एड्स डिस्प्ले करते हैं, बट उस समय स्पाइसजेट एडवर्टाइजमेंट पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं करता था। बट इस टाइम पे स्पाइसजेट ने अपने एडवर्टाइजिंग से भी जितना रेवेन्यू हो सकता है उतना ज़्यादा जनरेट करने की कोशिश करी। लाइक अब यहाँ पर इन्होंने अपने कुछ और ऑप्शंस को ऐड कर दिया, लाइक हेडरेस्ट कवर हो गया, केबिन बल्क हेड हो गया, और साथ में उन्होंने अपने बोर्डिंग पास पर भी एड्स डिस्प्ले करना शुरू कर दिया। और यहाँ तक कि जो लाइडर्स होती हैं उन पर भी ब्रांडिंग का कंपनी ने ऑप्शन देना शुरू कर दिया। अब ये लिटरली काफ़ी सही स्ट्रैटेजी थी। अब इसका रीज़न बताता हूँ ऐसा क्यों था। अब देखो, स्पाइसजेट का जो लोड फैक्टर है वो बाकी सब जितने भी फ्लाइट्स हैं उन सबसे ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि जो उनके पास कस्टमर्स आ रहे हैं पर फ्लाइट वो काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं एज़ कम्पेयर टू अदर फ्लाइट्स। अब यहाँ पर अगर कस्टमर ज़्यादा हैं तो इसका मतलब ये है कि विजिबिलिटी ज़्यादा होगी, और अगर एड्स की विजिबिलिटी ज़्यादा है तो एडवर्टाइजर भी आपको ज़्यादा पैसा पे करने की कोशिश करेगा। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो अपने लोड फैक्टर का कंपनी ने यहाँ पर इस तरीके से एडवांटेज लिया। बट ये सब तो चल ही रहा था और कंपनी धीरे धीरे ट्रैक पर भी आती जा रही थी। लेकिन इसी के साथ साथ एकदम से जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें ऑयल के प्राइसेस काफ़ी कम हो गए। अगर तुम यहाँ पर नोटिस करोगे तो 2014 में ऑयल प्राइसेस थे 70 रुपीज़, वो एकदम से ड्रॉप होकर 40 रुपीज़ पर आ गए, जिसने स्पाइसजेट की ग्रोथ में और हेल्प कर दी। सो बेसिकली यही सारे स्टेप्स थे जिसकी हेल्प से अजय सिंह ने स्पाइसजेट को बैंकरप्सी से बचाया और साथ में दोबारा प्रॉफिटेबल बना दिया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।